Hello everyone. So today we will do revision on the topics that are included in the unit 7, that is introduction to pharmacology, right? So this is part 2 of the previous video. So let's start with it. So next topic in this unit is the types of medication action. Okay? Whenever we are taking a medication, it is also always associated with some sort of actions. Okay? So any drug, whatever drug it is, okay, it might have therapeutic effect, it might have side effects, adverse effect, toxic effects, allergic reactions, and idiosyncratic reactions. So we will be studying like what is the difference between therapeutic effect, what are side effects, what are adverse effect, what are toxic effects, what are allergic reactions, and so on. So let's start with it. So first of all comes the therapeutic effects. So the therapeutic effect is the expected or predicted फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स दैट अ मेडिकेशन कॉजेज. ठीक है, थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या होता है? एक एक्सपेक्टेड और प्रिडिक्टेड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है मेडिकेशन का. ठीक है, हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो हम क्यों वो मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, किस वजह से हम वो मेडिसिन जो है वो लेते हैं, क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं उस मेडिसिन से, या हमें क्या लगता है कि वो मेडिसिन लेने से क्या एक्शन आएगा, दैट इज़ थेराप्यूटिक इफेक्ट. जैसे कि हम पैरासीटामोल लेते हैं, ठीक है, टू रिड्यूस द पेन, फीवर एंड इन्फ्लामेशन. तो अगर हम पैरासीटामोल की टैबलेट लेने से हमारा फीवर कम हो रहा है, पेन कम हो रहा है, इन्फ्लामेशन कम हो रही है, दैट मीन्स कि उसका वो क्या है, थेराप्यूटिक इफेक्ट है. Then next comes side effects and adverse effect. So every medication cause harm to the patient. ठीक है, हर मेडिकेशन के साथ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं और एडवर्स इफ़ेक्ट भी होते हैं. तो पहले हम डिस्कस करेंगे साइड इफ़ेक्ट्स को. सो साइड इफ़ेक्ट्स आर प्रिडिक्टेबल एंड ऑफन अनअवॉइडेबल सेकेंडरी इफ़ेक्ट्स. ठीक है, जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो प्रिडिक्टेबल होते हैं और अनअवॉइडेबल सेकेंडरी इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो कि किसी भी मेडिसिन को अगर हम रिकमेंडेड डोज लेने के बावजूद भी वो अराइज हो जाते हैं. ठीक है, तो साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, प्रेडिक्टेबल होते हैं, हमें पता होता है कि ये इस मेडिसिन के साथ साइड इफ़ेक्ट जो है वो आ सकते हैं. जैसे कुछ मेडिसिन होती हैं वो लेने के बाद पेशेंट को चक्कर आते हैं या ड्राउजी फील होता है ना, तो वो क्या है, उसके साइड इफ़ेक्ट हैं. जैसे नोज़िया भी फील हो सकता है, भूख कम लगती है कुछ मेडिसिन लेने के बाद, तो वो क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स हैं. देन है एडवर्स इफ़ेक्ट. एडवर्स इफ़ेक्ट जो होते हैं वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, वो हमें पहले से नहीं पता होते और अनडिज़ायरेबल होते हैं. ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू एनी मेडिकेशन. सो देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन साइड इफ़ेक्ट एंड एडवर्स इफ़ेक्ट, राइट. देन कम द टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स. So toxic effects developed after prolonged intake of a medication. तो टॉक्सिक इफेक्ट कब आते हैं, जब हम किसी मेडिसिन को बहुत लंबे समय से ले रहे होते हैं. ठीक है, और when a medication accumulates in the blood because of impaired metabolism or excretion. और टॉक्सिक इफेक्ट कब आते हैं, जब कोई मेडिसिन जो है हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर इकट्ठी होती रहती है. ठीक है, प्रॉपरली वो हमारी किडनी के थ्रू जो है एक्सक्रीट नहीं हो पाती, तब कौन से इफेक्ट्स अराइज होते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट. अब जैसे कि कुछ मेडिसिन होती हैं वो क्या कॉज करती हैं, डैमेज कॉज करती हैं किडनी को और लीवर को. ठीक है, तो वो क्या है, उसके टॉक्सिक इफेक्ट्स है. ठीक है, जब कोई मेडिसिन जो है ब्लड के अंदर इकट्ठी होती रहती है, एक्सक्रीट आउट नहीं होती, बाहर नहीं निकलती बॉडी से. ठीक है, देन कम्स एलर्जिक रिएक्शन. सो एलर्जिक रिएक्शन जो होते हैं वो भी अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, उनको हम पहले से पता नहीं लगा सकते. और एलर्जिक रिएक्शन किस वजह से होती है, पेशेंट के इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स की वजह से. ठीक है, आपने पढ़ा होगा एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन है ना, तो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स की वजह से होते हैं. ठीक है, जैसे कि कुछ पेशेंट्स को कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन से एलर्जी होती है, अगर वो सपोज पैरासीटामोल लेंगे तो उनका फीवर उससे कम नहीं होगा, उससे उनको क्या हो जाएगा, रैशेज़ हो जाएंगे. फीवर तो कम नहीं हुआ, रैशेज़ हो जाएंगे, स्वेलिंग हो जाएगी. ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि जो भी मेडिसिन हम पेशेंट को दे रहे हैं वो पेशेंट को उस पर्टिकुलर मेडिसिन से कोई एलर्जी तो नहीं है, राइट. सो दिस इज़ फॉर एलर्जिक रिएक्शंस. देन लास्ट आपका आता है इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन. इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन जो होते हैं ये कौन से होते हैं, इन दिस अ पेशेंट ओवर रिएक्ट्स और अंडर रिएक्ट्स टू अ मेडिकेशन. इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन में क्या होगा, एक पेशेंट जो है वो किसी मेडिसिन के लिए या तो ओवर रिएक्ट करेगा या फिर अंडर रिएक्ट करेगा. ओवर रिएक्ट का मतलब क्या है, जैसे आप एग्जांपल ले लो, जैसे हम किसी बच्चे को बेनाड्रिल देते हैं. ठीक है, बेनाड्रिल क्या होता है, कफ सिरप होता है. तो बेनाड्रिल जो होता है, ठीक है, वो लेने से वैसे अदरवाइज़ क्या होता है, नींद आती है,
लेकिन सपोज़ किसी बच्चे को हमने वो दिया बेनाड्रिल, उसको नींद आने की बजाय वो ओवर एक्साइटेड हो गया, ठीक है, उसको ड्रॉजीनेस नहीं है, वो ओवर एक्साइटेड हो गया। तो किसी भी ड्रग का अगर रिएक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाए या ज़्यादा से कम हो जाए, ठीक है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन, राइट। So these all are the types of medication action which can occur when we are taking a medicine. Then comes factors affecting the drug action. कौन कौन से factors हैं जिससे जो लेने से मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं किसी भी मेडिसिन के एक्शन को, ठीक है। जैसे कि बॉडी साइज़ है, प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन है, लैक्टेशन का मतलब क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर है। देन एज में मतलब पेडियाट्रिक का मतलब क्या है, बच्चे को दे रहे हो, या जीरियाट्रिक मतलब किसी ओल्ड एज को दे रहे हो। देन जेनेटिक फैक्टर्स हैं, डिसीज स्टेट्स हैं, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, टॉलरेंस एंड रेजिस्टेंस है। तो इन सभी फैक्टर्स को अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फैक्टर है जो कि मेडिसिन के एक्शन को अफेक्ट कर सकता है, वो है डेवलपमेंटल फैक्टर, जैसे कि प्रेगनेंसी। सो बहुत सारी मेडिसिन जो होती हैं वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं प्रेगनेंसी में, मतलब ज़्यादातर मेडिसिन जो होती हैं वो हमने प्रेगनेंसी में नहीं लेनी होती, क्योंकि उससे जो फीटस होता है, जो नवजात होता है, ठीक है, उसको एडवर्स इफ़ेक्ट हो सकते हैं, उसकी डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। Then infants usually require small dosage because of their body size and immaturity of their organs, ठीक है। अब जो छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं, 1 साल तक के बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स बोलते हैं हम उनको, ठीक है। तो इन्फेंट्स जो होते हैं उनके अंदर डोज कम होती है मेडिसिन की, जबकि बड़े बच्चों में ज़्यादा होती है, फिर एडल्ट में ज़्यादा होती है, ठीक है। तो क्योंकि उनके बॉडी साइज़ के अकॉर्डिंग हम डोजेज जो है वो डिवाइड करते हैं। Then next comes gender. So different action can occur in men and women due to the distribution of body fat, fluid and hormonal differences. तो जेंडर का भी बहुत बड़ा रोल है। कुछ मेडिसिन जो होती हैं, ठीक है, उसके अंदर जब हम देती हैं तो मेन के अंदर उसका अलग एक्शन होता है, वुमेन के अंदर उसका एक्शन अलग होता है। क्यों? क्योंकि जो बॉडी फैट होता है वो भी डिफरेंट होता है मेन और वुमेन के अंदर, ठीक है। जो फ्लूइड लेवल होगा वो भी कम होता है, और हार्मोनल डिफरेंसेस भी होते हैं मेन और वुमेन के अंदर, ठीक है। देन नेक्स्ट कम्स कल्चर, एथनिसिटी एंड जेनेटिक फैक्टर्स। सो जेनेटिक डिफरेंसेस इन द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स दैट अफेक्ट ड्रग मेटाबॉलिज्म, ठीक है। कोई भी ड्रग अगर हम लेते हैं तो उसको मेटाबोलाइज करने के लिए हमारी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो ये एंजाइम्स भी जो है वो डिफ़र करते हैं हर पर्सन में, ठीक है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में एंजाइम्स का लेवल जो होगा वो भी अलग होगा, इसलिए उन पर्टिकुलर पर्सन में ड्रग का एक्शन भी जो है वो डिफरेंट होगा। देन आता है डाइट। सो न्यूट्रिएंट्स कैन अफेक्ट द एक्शन ऑफ अ मेडिकेशन। फॉर एग्जांपल विटामिन के फाउंड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल कैन काउंटर द इफेक्ट ऑफ एन एंटीकोगुलेंट सच एज वारफरिन। मतलब कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि मेडिकेशन के एक्शन को कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे कि विटामिन के है। विटामिन के हमें किस में मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जैसे कि स्पिनच है, पालक होती है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कॉलीफ्लावर है, दैट इज़ ऑल्सो ग्रीन लीफी वेजिटेबल, है ना। तो इनके अंदर क्या पाया जाता है, विटामिन के, ठीक है। तो अगर हम किसी पेशेंट को एंटी कोगुलेंट ड्रग दे रहे हैं, एंटी कोगुलेंट ड्रग का मतलब क्या है, जो खून को पतला करती है, ठीक है, खून को पतला करती हैं जो ड्रग्स। तो अगर हम उन पेशेंट्स को ग्रीन लीफी वेजिटेबल दे देंगे, ठीक है, तो उससे जो हम एंटी कोगुलेंट ड्रग जिसको दे रहे हैं उसका इफेक्ट जो है वो अब ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि जो विटामिन के है वो क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। लेकिन पेशेंट को हम मेडिसिन दे रहे हैं वो वाली जिससे कि उसका ब्लड जो है वो डिज़ोल्व होना है ना, पतला होना है। तो लेकिन अगर हम दोनों चीज़ें साथ में करेंगे तो उससे क्या है, जो एंटीकोगुलेंट होगा उसका असर उतना दिख नहीं पाएगा, ठीक है। देन है environmental factors. So environmental temperature may also affect the drug activity. So when the temperature is high, the peripheral blood vessels dilate. जब टेम्परेचर जो है ज़्यादा होता है, ठीक है, तो जो हमारी पेरिफेरल ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या हो जाती है, डायलेट हो जाती है, जिससे कि वेसो डायलेटर्स का एक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। वेसो डायलेटर्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं, ठीक है। So a client who takes a sedative or analgesics in a busy, noisy environment may not benefit as fully as its environment were quiet and peaceful. तो अगर हम किसी पेशेंट को
सिडेटिव दे रहे हैं या अनाल्जेसिक दे रहे हैं, ठीक है, जिससे कि उसका पेन कम होगा या उसको नींद आएगी, है ना। तो अगर हम उसको ऐसे इन्वायरमेंट में दे रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, ठीक है, तो वो मेडिसिन अपना उतना अच्छा असर नहीं दिखा पाएगी जितना कि असर वो दिखा सकती है एक शांत वातावरण में, ठीक है। Then next comes psychological factors. So a client's expectations about what a drug can do can affect the response to the medication, ठीक है। साइकोलॉजिकल फैक्टर का मतलब है जब हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो हमें उस मेडिसिन के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, ठीक है, कि वो मेडिसिन अगर मैं ले रही हूँ तो आई विल बी ओके। अगर मैं ये सोचूंगी कि मेडिसिन लेने से मैं ठीक नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं वो मेडिसिन जो है वो उतना अच्छा असर नहीं दिखा पाती है। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो है वो इम्पोर्टेंट है, हमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो रखना होता है व्हेन वी आर टेकिंग सम मेडिकेशंस। Then illness and disease. So drug action is altered in clients with circulatory liver or kidney dysfunction. तो अगर किसी पेशेंट के अंदर लिवर डिसीज़, किडनी डिसीज़ है या उसको कोई हार्ट प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उनके अंदर पर्टिकुलर ड्रग का एक्शन जो है वो थोड़ा डिफ़र हो सकता है इन कंपैरिजन टू अ पर्सन जो कि किसी भी डिसीज़ कंडीशन से पीड़ित नहीं है। देन टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओरल मेडिकेशन अफेक्ट्स द स्पीड विद विच दे एक्ट। तो हर मेडिसिन का एक अपना टाइम होता है, ठीक है, जैसे कि डायूरेटिक्स होते हैं। डायूरेटिक्स क्या होते हैं, जिससे कि पेशेंट को यूरिन ज़्यादा आता है, तो ऐसी मेडिसिन जो है वो पेशेंट को हमें रात को नहीं देनी है। अगर हम रात को देंगे तो वो बार बार वॉशरूम जाएगा, ठीक है, यूरिन पास करने के लिए, तो उससे उसकी नींद ख़राब होगी। तो ऐसी मेडिसिन हमने पेशेंट को कब देनी है, दिन के समय में देनी होती है, राइट। Then this was about the factors which can affect the drug action. नेक्स्ट टॉपिक आपका है इसमें सेफ्टी इन एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन। तो रोल ऑफ नर्स इसमें हमने पढ़ना है कि क्या है जब हम पेशेंट को मेडिसिन एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो हमारा बहुत ही वाइटल रोल है। सबसे पहला है रीड द फिजिशियंस ऑर्डर ऑफ द ड्रग। अपने डॉक्टर का ऑर्डर जो है वो अच्छे से पढ़ना है। देन इफ़ द ऑर्डर इज़ नॉट क्लियर कंसल्ट द फिजिशियन। अगर ऑर्डर जो है वो क्लियर नहीं है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई स्पेलिंग आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। देन कंसिडर द एज एंड वेट ऑफ द पेशेंट। पेशेंट का एज और वेट जो है वो ध्यान देना है, क्योंकि जब आप डोज कैलकुलेशन करेंगे, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रिवाइज़ करवाऊँगी टॉपिक, तो डोज प्रिपरेशन में एज और वेट का बहुत ज़्यादा वो होता है, इम्पोर्टेंस होता है, तो आपको पता होना चाहिए। देन द नर्स मस्ट हैव थॉरो नॉलेज ऑफ ड्रग्स दैट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय हर। जो नर्स है, जो भी मेडिसिन पेशेंट को आप दे रहे हो, आपको पता होनी चाहिए कि आप कौन सी मेडिकेशन पेशेंट को दे रहे हो और किस लिए दे रहे हो, उसका एक्शन क्या है, साइड इफ़ेक्ट क्या है, एडवर्स रिएक्शन क्या है। देन लुक फॉर द कलर, ओडर, कंसिस्टेंसी ऑफ द ड्रग बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। तो कोई भी मेडिसिन देने से पहले दवाई की कलर को, उसकी स्मेल को, कंसिस्टेंसी को चेक करना है, कहीं वो ख़राब तो नहीं है, ठीक है। देन फॉलो 10 राइट्स। 10 राइट्स आपको जो अभी इससे पहले वाली वीडियो में बताए थे वो, प्लस 3 चेक्स जो हैं वो आपने करने हैं जब भी आपने पेशेंट को ड्रग एडमिनिस्टर करनी है। देन कैलकुलेट द ड्रग डोजेज एक्यूरेटली, ठीक है, ड्रग की जो डोज है वो अच्छे से कैलकुलेट करनी है, और इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं वो रिवाइज़ करवाऊँगी टॉपिक। देन आइडेंटिफाई द पेशेंट करेक्टली। पेशेंट को राइट मेडिसिन देनी है आपने, और आइडेंटिफाई कैसे करोगे आप, पेशेंट को बोलोगे अपना नेम जो है वो रिपीट करने के लिए। देन ऑब्जर्व फॉर द सिम्टम्स ऑफ ओवरडोजेज ऑफ द ड्रग बिफोर इट इज़ एडमिनिस्टर्ड, ठीक है, कोई भी ड्रग आप पेशेंट को दे रहे हो तो उसके सिम्टम्स को, ठीक है, अच्छे से आपने जो है वो असेस करना है पेशेंट को, ठीक है। देन गिव द ड्रग्स वन बाय वन, ठीक है, सारी ड्रग्स एक बार में नहीं देनी है पेशेंट को, जैसे ऑर्डर किया होगा वैसे देना है। और सपोज 3 मेडिसिन एक दिन पे देनी है तो एक के बाद एक पेशेंट को आप देंगे। देन स्टे विद द पेशेंट अंटिल ही हैज़ टेकन द मेडिसिन कम्प्लीटली, ठीक है, पेशेंट के साथ आपने रुकना है जब तक उसने पूरी मेडिसिन जो है वो नहीं ले ली है। देन डू नॉट लीव द मेडिसिन विद द पेशेंट। कभी भी मेडिसिन को पेशेंट की बेड साइड पर छोड़ के नहीं जाना है। So that means never leave the medicine unattended. Then next आता है, the nurse should always assess a client's health status and obtain a medication history prior to giving any medication. तो कोई भी मेडिसिन देने से पहले पेशेंट की हिस्ट्री जो है वो पता होनी चाहिए और उसका हेल्थ स्टेटस जो है वो पता होना चाहिए। Then the medication history includes information about the drugs the client is taking currently or has taken recently. तो medication history भी आपने चेक करनी है, उससे पता चल जाएगा कौन कौन सी पेशेंट ने मेडिसिन ले ली है और कौन कौन सी लेनी रहती है।
और मेडिकेशन हिस्ट्री से ही आपको पता चलेगा कि पेशेंट को किसी मेडिसिन से कोई एलर्जी तो नहीं है, और अगर होगी तो आपने वो मेडिसिन जो है वो पेशेंट को नहीं देनी। Then the nurse should clarify with the client any side effects, adverse reaction or allergic response due to medication. तो ये चीज़ें भी आपने confirm करनी है. So thank you so much for listening. I hope this revision session is clear to all of you, and if you are having any doubt, please feel free to ask. Thank you so much.